अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी कोर्स ENG 405 पढ़ेंगे। इसका नाम रिसर्च मेथडोलॉजी है, 7th सेमेस्टर के लिए। इसमें मुख्तलिफ पोर्शंस हैं रिगार्डिंग रिसर्च, और उन्हीं में से हम पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है उस पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि रिसर्च है क्या और उसकी टाइप्स क्या। तो सबसे पहले रिसर्च इज़ बेसिकली evaluating data, information in such a manner that analyzes the various aspects that has not been analyzed before। इससे मुराद ये है कि बेसिकली आप जब कोई डाटा अपना नया या फिर कोई पुराना जो डाटा है उन दोनों में से किसी एक पे या दोनों पे आप एनालिसिस करते हैं, और वो एनालिसिस इस तरह का होता है जो एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए एंगल्स होते हैं जिस एंगल से पहले कभी किसी ने ना देखा हो। रिसर्च की वेरियस डेफिनेशंस हैं और उसकी यहाँ पे कोट करनी ज़रूरत नहीं, वो आपको जो है ऑनलाइन बहुत से मकामात से मिल जाएंगी। ठीक है, आप उनको जो है नेट से देख लें। असल जो चीज़ है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कि उसकी टाइप्स क्या हैं। रिसर्च की वैसे बेसिकली जो है कुछ राइटर्स 2 टाइप्स बताते हैं, कुछ राइटर्स 3 टाइप्स बताते हैं, एंड सम इवन से दैट देयर आर अराउंड 15 टाइप्स ऑफ रिसर्च। हम जो है बारी बारी इनको देखेंगे। ज़्यादा फोकस हमारा पहली 2 टाइप्स पे होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, फिर हम तीसरी टाइप को देखेंगे, और जो बकाया रिमेनिंग टाइप्स हम ब्रीफली टच करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी टाइप जो है वो रिसर्च की मौजूद है। सबसे पहले जो रिसर्च की टाइप है उसे हम कहते हैं क्वान्टिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वान्टिटेटिव से मुराद है क्वान्टिटी से रिलेटेड। क्वान्टिटी से रिलेटेड से जो रिसर्च हम बात कर रहे हैं उसमें नंबर्स की गेम होती है कि किस तरह स्टेटिस्टिकल डाटा को उठा के, किस तरह नंबर्स को उठा के आप उस डाटा को एवेलुएट करते हो और उसमें से मुख्तलिफ पॉइंट्स को निकालते हो एवेलुएट करने के बाद। अब क्वांटिटेटिव जो डाटा होता है वो होता है नंबर्स में, तो इसलिए उसका जो फोकस होता है और जो इसका जो अप्रोच होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इससे मुराद ये कि बड़ी फैक्चुअल होती है, उसमें आप जो है एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं कर सकते, सॉलिड बातें आपको करनी पड़ती हैं क्योंकि वो क्वांटिटेटिव है, फिक्स्ड नंबर्स हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अगर आपने बर्थ रेट इन पाकिस्तान या डेथ रेट इन पाकिस्तान और फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान या ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, इस तरह की बातें आपने करनी है जिसमें नंबर्स शामिल है, तो आपको उसमें बड़ा फिक्स रहना पड़ेगा और आप उसमें वेरियस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। वो टूल्स जो हैं वो सर्वेज भी होंगे जो ऑनलाइन पहले से मौजूद हैं, या हो सकता है कि आपके अपने टूल्स को यूज़ करते आप अपने सर्वेस कंडक्ट करें। उसमें केस स्टडीज़ भी होंगी, उसमें जो है मुख्तलिफ पाई डायग्राम्स भी होंगी, पाईग्राफ्स भी होंगे, बार डायग्राम्स भी होंगी। तो मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप ले सकते हैं उस डाटा को एवेलुएट करने के लिए। ये तो हो गया क्वांटिटेटिव। ऑन द अदर हैंड जो क्वालिटेटिव होता है उसको डिफ़ाइन करना इतना आसान नहीं है जितना कि आसान क्वांटिटेटिव को है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव वो फॉर्म ऑफ रिसर्च है जिसके अंदर आप नंबर्स की बात नहीं करते, आप बात करते हैं क्वालिटी ऑफ थिंग्स की, यानी हाउ एंड वाई, दैट इज़ द क्वेश्चन वी आस्क। बिकॉज देखें, अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, दोबारा वापस जाएं हम, तो हम बात करते हैं कि जी व्हाट इज़ द फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। पर अगर हम अगली ये बात करते हैं कि हाउ इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ग्रोइंग और वाई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ग्रोइंग, ये वो 2 क्वेश्चन हैं जो क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव है। इसमें जो हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं कॉजल इफेक्ट्स की, यानी कॉज क्या है और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट इडियोलॉजी है रिगार्डिंग रिसर्च। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए तो दोनों की बारी बारी ये मैंने अपने पास शॉर्ट हैंड में लिखे हुए हैं। पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। इट इज़ द कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा इन न्यूमेरिकल मैनर। इट इज़ स्टेटिस्टिकल एंड इट इज़ यूज्ड टू डिराइव पैटर्न्स, एवरेजेस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। हम देखते हैं डाटा को, उनमें से पैटर्न्स को फाइंड करते हैं, उनमें से एवरेजेस निकालते हैं, सब मीन हो गया, ठीक है, और हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस निकालते हैं कि इफ़ द करंट फर्टिलिटी रेट इज़ 2.6 and the growth rate is 2.4, then there is a prediction that by 2030 Pakistan's population would be 30 crore. Okay, that is a prediction, example दिए मैंने आपको।
इसकी मेथड्स की आगे टाइप्स हैं अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर। वो मेथड्स की टाइप्स क्या क्या हैं? एक होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसमें आप सिर्फ एक फिनोमिनन को देखते हो, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब कर देते हो अपनी एनालिसिस के बाद, अपने पर्सपेक्टिव के बाद। ये वर्ड फिनोमिनन है सिंगुलर, फिनोमिना इज़ अ प्लूरल वर्ड, इसकी गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो मेथड टाइप्स है वो को रिलेशनल रिसर्च है। को रिलेशनल रिसर्च क्या होती है क्वांटिटेटिव के अंदर, कि आप जो है एक रिसर्च उठाते हैं किसी एक रिसर्चर की और किसी दूसरे रिसर्चर की स्टडी को आप उठाते हैं और फिर दोनों स्टडीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। और आपका पर्पस ये होता है कि उनको आपस में कंपेयर करके आप ये फाइंड करें कि गैप कहाँ पे आ रहा है और दोनों में डिफरेंस क्या हैं और दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। और अगर दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं तो क्या इसका मतलब जो दोनों ने एविडेंस के बाद सॉल्यूशंस निकाली हैं, क्या वो सॉल्यूशंस वैलिड हैं कि नहीं है। और अगर डिफरेंस है तो फिर कहाँ पे डिफरेंस है और वो जो डिफरेंस है उसकी वजह क्या है, ये कंपैरेटिव के अंदर होगा। तीसरा मेथड का टाइप जो है, मेथड की टाइप, नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप, वी टॉकिंग अबाउट द मेथड टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तीसरी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें आप क्या करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो डायरेक्टली और उसमें वेरियस स्टेप्स हैं, उन पर हम ज़रा ठहर के बात करेंगे, जिसमें हाइपोथेसिस क्रिएट करना है, ऑब्जर्वेशन है, सर्वेज है, क्वेश्चनियर्स है, केस स्टडीज़ हैं, ये सब चीज़ें शामिल हैं उसमें। आप जब उसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पर लेके जाते हैं तो आप उस एक्सपेरिमेंट से डाटा डिड्यूस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ज़रा हट के बात करते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री के एक स्टूडेंट हैं और आप जो है बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन को रिसर्च कर रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि कितनी ग्राम पर मोल सेंटीमीटर क्यूब का जो है केमिकल यूज़ हो रहा है, कितनी रिएक्टिविटी रेट है, कैटलिस्ट क्या यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल है और उसमें आपने फिर वेरियस डाटास को, जो नंबर्स हैं उनको आपने यूज़ किया और उसमें से फिर आपने चार्ट बनाया, ग्राफ बनाया और आपको अपनी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना अपनी रिसर्च की वो सामने आ गई और आपने उसमें से डाटा को एनालाइज करने के बाद कुछ रिजल्ट्स को डिड्यूस किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है। अब एक बात समझने वाली है कि जो कोरिलेशनल और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये अक्सर औकात हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो, ठीक है। हाइपोथेसिस इज़ द प्लूरल एंड हाइपोथेसिस इज़ द सिंगुलर। तो आपने कोई हाइपोथेसिस को जब आपने टेस्ट करना है कि इज़ दिस हाइपोथेसिस करेक्ट और नॉट, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, तो फिर आप जो है इन दोनों को यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर असल में ओरिजिनल मेथड्स क्या हैं। और ये मेथड्स जो हैं बेसिकली दो ही हैं क्वांटिटेटिव के अंदर, एक एक्सपेरिमेंट है और एक सर्वे है। एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और सर्वे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इतना समझ लें कि सर्वे में आप वेरियस पीपल के जो परसेप्शंस एंड थिंकिंग एंड बिलीव्स एंड द बायसेस जो लोग रखते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जानने के लिए कि वो लोग क्या बात जो है फील करते हैं, और उसको फिर आप बड़े तरीके से आइदर ग्राफिकली और अदरवाइज टैबुलेट करते हैं ऑन अ सिंगल प्लेस, ओके। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि डाटा एनालिसिस क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी में, ठीक है। दो तरह की एनालिसिस होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो होता है डिस्क्रिप्टिव, वो बेसिकली जितना आपने डाटा किया है उसका एनालिसिस किस तरह करता है कि उसकी समरी बना देता है। लेट्स सपोज आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और आप उसमें बात करना चाह रहे हैं कि मिडीवल एरा के अंदर कितने पोइट्स जो आए हैं, उनका आपने डाटा जो कंपाइल किया न्यूमेरिकल फॉर्म में, और हर राइटर ने इतनी इतनी जो है पोइम्स लिखी हैं। अब जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होगा ना, उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, वो क्या होगा, समराइज़ करेंगे आपके इतने राइटर्स थे, उनमें से इतने पोइट्स थे, इतने ड्रामा राइटर्स थे, ठीक है, प्ले राइट्स थे, और उनको फिर आप टैबुलेट कर देंगे। द सेकेंड फॉर्म ऑफ डाटा एनालिसिस इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च, इट इज़ कॉल्ड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और ये बेस करता है किस पे, कि ये करता है आपके टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को और फिर उनमें से प्रेडिक्शंस निकालता है, ठीक है। आपने टेस्ट किया कि लेट्स सपोज करंटली पाकिस्तान के अंदर जो उर्दू लैंग्वेज है उसके अंदर अदब के अंदर फुकदान आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उर्दू अदब जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, लोग उस तरह शायरी नहीं कर रहे और लोग उस तरह जो है शायद नॉवेल्स भी नहीं लिख रहे जैसे एक दौर में लिखते थे। आपने
इस हाइपोथेसिस को उठाया, उसको टेस्ट किया। किसने टेस्ट किया? आपने मुख्तलिफ लोगों से बात की, ओवरऑल पब्लिशर्स के जो है डाटा को उठाया, उसमें चेक किया कितनी बुक्स पब्लिश हुई हैं, उनमें से बुक्स में से कितनी नॉवेल्स, कितने जो थे नॉवेल्स थे, कितनी पोइट्री की कंपेंडियम्स थे, एंथोलॉजीज थी, ठीक है। और इन सबको देखने के बाद आपने फिर जो है इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद उसमें प्रिडिक्शन निकाली कि लेट्स सपोज इन द कमिंग डेकेड और 2 decades द उर्दू पोइट्री वुड बी क्लियरली डेड, ठीक है। ये prediction है, but it is based upon the data, statistical data, and that is why you're not just saying stuff on a random whim. You're saying it after analyzing data on an inferential statistical manner. मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इसको आपने फर्दर देखना है तो आप इसके बारे में जो मैं टर्म्स बोली हैं सर्च कर लेंगे तो आपको और बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि जो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिकल डाटा होता है ना, उसमें आप 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ डाटा को बड़ा मद्देनजर रखते हैं। इससे मुराद क्या है कि जो डाटा आपने इकट्ठा किया क्या वो रिलायबल है कि नहीं। कहीं ये तो नहीं कि वो जो है जिस सोर्स से आपने लिए कहीं वो सोर्स झूठ ना बोल रही हो, कहीं वो सोर्स जो है उसके कोई बाइस्ड मोटिव्स ना हो अल्टीरियर, या उसे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स ना हो जिस वजह से वो गलत डाटा दे रहा है, ठीक है। और दूसरी जगह वैलिडिटी से क्या मुराद है कि इवन दो कि शायद जिस पर्सन से आपने वो डाटा इकट्ठा किया है उसकी नीयत ख़राब ना हो, लेकिन जो वैलिडिटी ऑफ डाटा है वो उतनी अच्छी ना हो, वो अपने हिसाब से सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हो लेकिन जिसका अपनी नॉलेज है वो गलत हो। तो ये 2 बातों का ध्यान रखना है जब आपने ख़ास तौर पे क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये गेम है नंबर्स की, ये बड़ी फैक्चुअल रिसर्च है और इसमें बिल्कुल भी गलती का चांस नहीं है। इवन दो कि क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव में भी गलती का चांस नहीं होना चाहिए, बट क्वालिटेटिव में आप जो है थोड़े लिमिटेड हैं, आप श्योर नहीं होते काफ़ी चीज़ों के बारे में, वो हमसे बात करते हैं। क्वांटिटेटिव में आपके सामने सब कुछ है, वहाँ पे तो बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं, उसके बाद हम क्वालिटेटिव पे जाएंगे। एडवांटेजेस जो है, एक बात तो ये है कि डाटा कलेक्शन को स्टैंडर्डाइज कर देता है कि आपने जितना डाटा इकट्ठा किया उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक जगह पुट कर सकते हैं। एक आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसके अंदर आप, फॉर एग्जांपल डिक्शनरी इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। उसके बाद है जनरलाइज फाइंडिंग्स, आपने मुख्तलिफ फाइंडिंग्स की हैं और आप उनको जनरलाइज कर सकते हैं। उससे क्या मुराद है कि हमने ये जाना है कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू शायरी का जो है फुकदान आता जा रहा है, लोग कम से कम जो है उसको कर रहे हैं, ठीक है। और उस वजह से जो है आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ओवरऑल पोइट्री जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी अजान हो रही है, हम इसकी थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं बीच में, मैं फिर आपसे दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, आगे जो हम बात करेंगे वो है रेप्लिकेशन। इसकी एडवांटेज ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का कि आप रेप्लिकेशन करते हैं। रेप्लिकेशन से मुराद क्या है कि आप बार बार उसी रिसर्च की जो मुख्तलिफ डाटा को देखते हैं और बार बार उसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से रेप्लिकेट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। रेप्लिकेशन से क्या होता है कि जो मुख्तलिफ पोर्शंस हैं या कुछ चीज़ें गलतियाँ हो गई हों या कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हों, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपकी गलतियाँ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि आप बार बार उसको रिपीट कर रहे होते हैं, रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं अपने डाटा की। आपने एक बार डाटा को यूज़ किया, फिर उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दोबारा यूज़ किया, कभी सेम पर्सपेक्टिव में डाटा को यूज़ किया, देखा कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, सेम पर्सपेक्टिव में एक डिफरेंट डाटा को बीच में ऐड कर दिया। ये मुख्तलिफ रेप्लिकेशन की फॉर्म्स हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब है कि उसको बार बार आप कॉपी करें, और जब आप जितनी का कॉपी करेंगे, उस रिसर्च को बार बार कंडक्ट करेंगे, तो उसमें जितनी भी गलत फहमियाँ या कोई एरर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसका एडवांटेज है कि आप बार बार इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो है क्वान्टिटेटिव। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव डाटा को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, नए पर्सपेक्टिव में, नई रिसर्च में हमें नया डाटा उठाना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अच्छा जी, अगला इसका एडवांटेज है कि कंपेरिजन में बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव डाटा बड़ा सॉलिड फैक्चुअल बेसिस के ऊपर है, स्टेटिस्टिकल डाटा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कभी आपने कंपेयर करना हो किसी और के साथ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इट्स कंपैरिजन विद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उस सॉलिड फैक्ट उसको आप यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन में, ठीक है। एक इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं लिटरेचर से। फॉर एग्जांपल आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि हाउ यूजीन ओनील एंड हाउ द ग्रीक playwrights, how their plays resemble each other, how they differentiate from each other, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इसमें, ठीक हो गया। अगली बात है जी लार्ज सैम्पल्स उठाने का एडवांटेज हमारे पास होता है कि जो क्वालिटेटिव होता है उसमें आप बहुत लार्ज सैम्पल्स उठा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसको जो है ना यूज़ नहीं कर पाते, आप हर एक वेरिएबल के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड जो क्वांटिटेटिव है उसमें जितना भी आपके पास डाटा है वो आप उसको बहुत वसी भी कर सकते हैं, वो ईजी टू हैंडल है, तो लार्ज सैम्पल्स उठाना जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिक्स्थ पॉइंट जो एडवांटेज इसका हुआ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। ओके, थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, डिसएडवांटेजेस उनकी बात कर लेते हैं। एक तो ये रिस्ट्रिक्टिव है। रिस्ट्रिक्टिव किस तरह है कि ये सिर्फ सर्टन पहलुओं में बात करती है, ये सिर्फ फैक्चुअल डाटा है, इसमें आप कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं कर सकते, आपको उस डाटा के मुताबिक चलना पड़ता है, तो ये इसकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा सुपरफिशियल भी है। सुपरफिशियल इस तरह है कि ये सिर्फ समझते हैं कि हम सिर्फ डाटा को यूज़ करके, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को यूज़ करके हर एक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत से सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, और इकोनॉमिकल और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो पुट इन होते हैं किसी भी रिसर्च की कंडक्शन के अंदर। लेकिन जो क्वालिटेटिव के में नहीं तो नहीं, लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर ये मसला होता है कि आप जो हैं उसको सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में देख रहे होते हैं, तो जिसके वेरियस वेरिएबल्स हैं ना उनको आप नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सुपरफिशियल सी एक रिसर्च क्रिएट हो जाती है अगर हम पूरे श्योर न हो हमारे रिसर्च के बारे में, या फिर हमारा डाटा जो प्रॉपर कंप्लीट ना हो। उसके बाद है स्ट्रक्चरल बायस है इसके अंदर। स्ट्रक्चरल बायस से क्या मुराद है कि बाय स्ट्रक्चर जो है ना एक बायस आया है। जब आप लोगों से पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि जी आप की क्या एज है, लेट्स सपोज हम मुख्तलिफ एज ग्रुप से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करके कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो जी कहते हैं, वो झूठ बोल देते हैं, लेट्स सपोज कि जी हमारी एज तो जी 21 है, इवन दो दे माइट बी 30, और हो सकता है कि वो पूछा जाए उनसे कि डू यू गो रेगुलरली टू दिस कॉफ़ी शॉप, एंड दे माइट लाइक नो वी डोंट, इवन दो दे रेगुलरली गो देयर, और वाइस वर्सा। तो ये जो एक स्ट्रक्चरल बायस बीच में आया था कि अक्सर औकात जो आपके होते हैं मुख्तलिफ सैम्पल्स, दे कैन लाई, दे कैन बी बायस, दे कैन चेंज देयर एटीट्यूड व्हेन दे सी दैट दे आर बीइंग इंटरव्यूड। अच्छा जी, और लास्ट एडवांटेज इसकी क्या है, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। there is a lack of context in the quantitative research. What that means is कि क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल बात कर रहे थे, स्टेटिस्टिकल बात कर रहे होते हैं, तो हम कॉन्टेक्स्ट को अक्सर औकात नज़रअंदाज करते हैं। तो उससे मुराद क्या है कि हम जो है ना बेसिकली ये देखना भूल जाते हैं कि इसमें और भी वेरिएबल्स हैं और वो उनको हम नज़रअंदाज करके सिर्फ इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो वो जो हम बाय कॉन्टेक्स्ट उसका जो बैकग्राउंड है ना उसको नहीं देख रहे, उस पूरी स्टोरी का बैकग्राउंड या पूरी इस फिनोमिनन के बैकग्राउंड को हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम प्योरली नंबर से बात कर रहे होते हैं, हम इस पर बात नहीं कर रहे होते कि ये नंबर्स आए हैं तो क्यों आए हैं, ठीक है, और ये नंबर्स मेरा मतलब कि क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, ये वाले सवाल हम नहीं करते। यहाँ तक मैंने बात कर ली क्वान्टिटेटिव पे, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं क्वालिटेटिव पे। लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि ये जो है आपके नेमल बदल नहीं है, ये लेक्चर्स ओवरऑल आपके कोर्स को समझने में, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं जिससे आपको एटलीस्ट जो बेसिक बातें हैं इन कॉन्सेप्ट्स की वो समझ आ जाए, और फिर आप उनके ऊपर बिल्डअप करके अपने नोट्स को और अपनी किताबों को यूज़ करें, और इस इंटरनेट एक बहुत अच्छी रिसोर्स है, आप उसको यूज़ करें ताकि आप जो है अपने इन आइडियाज़ के ऊपर बिल्डअप कर सकें, ठीक है। दिस इज़ नॉट इनफ दिस लेक्चर, बट इट विल गिव यू द बेसिक प्लेटफॉर्म ऑन विच यू कैन बिल्ड योर बिल्डिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि मैंने पहले ही बताया था कि ये बात करता है वाई एंड हाउ पे, ठीक है, कि क्या चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। इसका मकसद किसी चीज़ को मैयर नहीं करना होता जैसा क्वांटिटेटिव में, बल्कि इसका मकसद होता है कि हम जानें और अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, कि कोई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ये नहीं कि कितनी हो रही है, राइट। नेक्स्ट बात ये कि इसके ऊपर एक रेडमैन, A.V. रेडमैन और L.V. मॉरी, ये रिसर्चर्स थे, इनकी डेफिनेशन रिगार्डिंग qualitative research. They said that systemized effort to gain new knowledge. बेसिकली ये जनरल डेफिनेशन थी रिसर्च की, लेकिन इसको हम क्वालिटेटिव पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि रिसर्च का मकसद क्या है कि हम सिस्टमाइज्ड एफर्ट करते हैं ताकि नई नॉलेज को गेन कर सकें, ठीक है, रेडमैन एंड मॉरी की। अगली बात ये है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना वो ख़ास तौर पे रूट करती है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, ठीक है। सोशियोलॉजी दैट स्टडीज सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमंस इन जनरल, ठीक है।
अगली बात ये कि इसमें हम ख़ास तौर पे फोकस ग्रुप्स पे और इन डेप्थ इंटरव्यूज़ पे गौर करते हैं। जैसे कि वहाँ पे आपको याद होगा क्वांटिटेटिव हमने किससे बात की थी, एक्सपेरिमेंट्स पे एंड सर्विस पे होता है, यहाँ पे बात होती है फोकस ग्रुप्स पे और इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के ऊपर। अच्छा जी, अब ये जो है ये जो है ना एक्सप्लोर करने के लिए होती है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी किस्म की रिसर्च होती है, इसमें आप एक्सप्लोर करते हो, डेप्थ में जाते हो, समझने की कोशिश करते हो ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिंगुलर फिनोमिनन, ओके। और उसमें जो अंडरलाइंग रीजंस होते हैं, जो कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, और उन कॉजेज़ की वजह से बाद में जो इफेक्ट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च में। एक और बात समझने वाली है कि ज़्यादातर जो लिटरेचर की रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है, वो इतनी क्वांटिटेटिव नहीं है। हाँ, लिंग्विस्टिक्स की रिसर्च होगी तो वो काफ़ी हद तक क्वांटिटेटिव भी होगी, ऑब्वियसली क्वालिटेटिव भी होगी, लेकिन लिटरेचर इटसेल्फ की मोस्ट ऑफ द रिसर्च इज़ इन द क्वालिटेटिव फॉर्म। दैट इज़ वाई दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड when you are going to do your thesis of the final year। अच्छा जी, अगली बात, इसका मकसद होता है हाइपोथेसिस को डेवलप करना। अगर आपको याद हो तो जो क्वांटिटेटिव था उसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पर्पस था, इधर जो है हाइपोथेसिस को डेवलप करना पर्पस है कि आप हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो कि क्या बात जो है, मेरा एक आइडिया, एक जनरल एक बिलीफ है, वो किस तरह बन रहा है। डन। अच्छा जी, और इसमें एक और बात मैं करूँगा कि यहाँ पे डाटा कलेक्शन जो होती है ना वो ओपन एंडेड होती है और कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन होती है। ओपन एंडेड से क्या मुराद है कि जो है ना क्वांटिटेटिव उसमें फिक्स नंबर्स हैं, वो ओपन एंडेड नहीं, वो क्लोज एंडेड डाटा कलेक्शन है। उसमें जो आपने डाटा कलेक्ट करना है ना वो लिमिटेड सैम्पल से उठाना है, ठीक है, और उनके लिमिटेड बातों को आपने पूछना है। वो क्लोज एंडेड, आपको पता है कि आपने क्या चीज़ पूछनी है और वही पूछनी है और वही डाटा आपके पास आएगा। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव के अंदर अक्सर औकात आप वो भी जान जाएंगे जो शायद आपका पहले इरादा ना हो और बाद में वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ओपन एंडेड रिसर्च है, ठीक है, ओपन एंडेड डाटा कलेक्शन है, उसमें ऐसा लिमिट कोई नहीं है, आप जो है अपने सैम्पल्स को लिमिट नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाँ, इसमें यह है कि वो आपकी लिमिटेशन ऑब्वियसली होती है कहीं ना कहीं जाके, वो हम बात करेंगे आगे जाके जब हमने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे किस तरह आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं और उसके अलावा आपके लिटरेचर रिव्यू क्या होगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप स्कोप सेट करते हो रिसर्च का। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन से मुराद स्कोप नहीं, स्कोप इज़ अ डिफरेंट थिंग। लिमिटेशन से मुराद ये है कि आपकी एज सच जो एक पर्सपेक्टिव है विद इन द रिसर्च सर्कल, वो एक जगह नैरो नहीं होता, वो काफ़ी वाइड होता है, ठीक है, और इट कैन बी मूवेबल, इट कैन बी वेरिएबल एंड इट कैन एडवांस एज वी मूव ऑन विद इन द रिसर्च। ड्यूरिंग रिसर्च उसकी नेचर चेंज हो सकती है। अप्रोचेज की क्या क्या क्वालिटेटिव रिसर्च की, वो चंद मैंने लिखी अपने पास। एक है नैरेटिव। जो नैरेटिव होती है ना उसका मकसद है एक्सप्लोर करना, वो नरेट करता है, वो एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लोर करता है कि ये चीज़ हो रही है, फिर ये चीज़ हो रही है। वो एक सर्टन फिनोमिनन को ऑब्जर्व करता है और वो फिनोमिनन जिस तरह इवॉल्व हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके उसकी नरेशन कर रहा है, उसकी एक तरह से कमेंट्री कर रहा है। ये एक अप्रोच है नैरेटिव। सेकेंड अप्रोच है, उससे हम कहते हैं फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो कि फ़िलासफ़ी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिनोमिनोलॉजी रिसर्च के अंदर थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फ़िलासफ़ी के अंदर फिनोमिनोलॉजी से मुराद होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स कॉन्शियसनेस के जो कि इंसान एक्सपीरियंस करता है अपने पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल कि मैंने रूरल लाइफ को बड़ा करीब से देखा, मैंने देखा किस तरह सुबह सुबह फार्मर्स उठते हैं, किस तरह अपने खेतों में जाते हैं, किस तरह वो हल चलाते हैं, किस तरह उनकी औरतें उनके लिए खाना लेके आती हैं, बाद में शाम को उनको हेल्प भी करती हैं, किस तरह वो जानवरों के साथ डील करते हैं। ये सब एक एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस को मैंने फर्स्ट हैंड जाके जो है देखा है और वो कॉन्शियसनेस में वो मैंने एक्सपीरियंस जो है डेवलप किया। ये फिनोमिनोलॉजी है फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। थोड़ा सा उसमें एक चीज़ ऐड होती है कि हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो पीपल के लिविंग या लिव्ड एक्सपीरियंसेस है, कि वो एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने खुद उधर जाके एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने सुना है, बल्कि वो बजाते खुद उस सिनेरियो के अंदर मौजूद थे, ठीक है। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च ये चीज़ है कि कोई शख्स जो है एक फिनोमिनन को, सिनेरियो को खुद फर्स्ट हैंड देखे, उसको एक्सपीरियंस करे और उसके बाद अपने अंदर कॉन्शियसनेस के अंदर एक आइडिया डेवलप करे और फिर वो जो आइडिया है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया जाए कि पीपल अगर ये एक्सपीरियंस करने के बाद उनकी क्या जो है थॉट डेवलप हुई है। ठीक हो गया, ये सेकंड अप्रोच थी और इसका मकसद होता है कि चीज़ों को डीप लेवल पे अंडरस्टैंड किया जाए। ये सेकंड अप्रोच थी। अब थर्ड अप्रोच पे आते हैं, वो है ग्राउंडेड थ्योरी।
ग्राउंडेड थ्योरी जो है ना वो बेस करती है ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और उनमें से मुख्तलिफ डाटा जो वो समझते हो, उसका निकालते हो, उसको एवेलुएट करते हो, और जब कोई पहले से हाइपोथेसिस बना हुआ है ना उसको आप ग्राउंड करते हो, उसको आप एक सॉलिड लेवल देते हो, सॉलिड जो है बेस देते हो, जिसकी बुनियाद पर वो हाइपोथेसिस जो है वो इन द फ्यूचर कैन बिकम इनटू अ थ्योरी। ओके। फोर्थ है जी एथनोग्राफी। एथनोग्राफी होती है ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के लिए। इससे मुराद क्या है कि आप एक सर्टेन ग्रुप को पकड़ लेते हो, ठीक है, और उनके तमाम बिहेवियर्स को या तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, समझने की, इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हो ऑन अ क्वालिटेटिव लेवल। फॉर एग्जांपल अगर हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप रोमांटिक्स को पकड़ लेते हैं, द पोइट्स, रोमांटिक्स जितने भी हैं उनकी एरा को पकड़ लेते हो और उनको इंडिविजुअली देखना शुरू करते हो जी कि कॉलेज क्या कहता था, कि भाई वर्ड्सवर्थ क्या कहता था, कीट्स क्या कहता था, ठीक है, और उनकी जो ओवरऑल ग्रुप जो है उसकी क्लास बना के उनकी जो ओवरऑल थिंकिंग और जो उनकी एज के अंदर एक सोशल जो डेवलपमेंट थी उसको जो है आप आगे लेके चलते हो, ठीक है। यानी ये ग्रुप की साइकी को समझने के लिए होता है, ग्रुप को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये अप्रोच। अगली अप्रोच है केस स्टडी। केस स्टडी होता है कि जनरल सिंगल फिनोमिनन को उठा के आप उसकी ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव, पोर्शन, साइड को आप समझते भी हो और उसको एक्वायर भी करते हो, उसको एक्सप्लेन भी करते हो, उसमें डाटा भी निकालते हो। एग्जांपल देता हूँ मैं, एक बड़ा मशहूर रिसर्च थी, रिसर्च जो है वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोशियोलॉजी की रिसर्च है, एज सच लिटरेचर की तो नहीं है। उसका नाम था मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका में किस तरह फास्ट फूड चेन्स जो है बनी हैं और किस तरह फास्ट फूड ने कल्चर ओवरऑल चेंज कर दिया। उसमें से केस स्टडी के तौर पे मैकडोनल्ड्स को लिया था और उसकी एक एक पर्सपेक्टिव को, एक एक आइडिया को, एक एक वैल्यू को जो है और वेरिएबल को समझा था और समझाया था, कॉज एंड इफेक्ट्स बताए थे, वाई एंड हाउ, कि किस तरह सोसाइटी बनी और क्यों बनी, ये बातें समझाई थी, ठीक है। तो ये हम कहेंगे केस स्टडीज़, जब हम एक सिंगुलर फैक्टर उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बात करता हूँ, द इंग्लिश सिविल वॉर, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस द लिटरेचर इन ब्रिटेन। जो इंग्लिश सिविल वॉर हुई थी मिड 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 1640 से लेके 1650 तक कह लें, या ऑलिवर क्रॉमवेल का एरा ऐड गई तो 1660 तक हो जाएगा। तो उस दौरान ओवरऑल लिटरेचर किस तरह चेंज हुआ और नई थीम्स क्या डेवलप हुई, ये केस स्टडी होगी, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स की, कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च कौन कौन सी है। एक तो है वन ऑन वन इंटरव्यू, हम डायरेक्टली एक शख्स, एक सैम्पल है और एक जो इंटरव्यूअर है वो उसका इंटरव्यू करता है और उसकी ना सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर को समझता है बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करता है, देखता है क्या वो बात कर रहा है सच कर रहा है, अगर वो ये बात कर रहा है तो उसके जिस्म में कहीं डर के असरात नज़र आ रही हैं, प्राइड के असरात नज़र आ रहे हैं, नार्सिज्म नज़र आ रहा है, ठीक है, वैनिटी नज़र आ रही है, या इस तरह मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उसकी देखता है, तो वन ऑन वन इंटरव्यू। सेकेंड टाइप होती है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप हम जो है ना नॉर्मली यूज़ करते हैं जब हमने बहुत इंटेंसिव स्टडी करनी हो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल की, ठीक है, और फोकस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो 4 से 10 तक हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डिमांड क्या है। अगर तो आइडिया जो आपने समझना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आप बेहतर है कि अपने जो मेंबर हैं ग्रुप के वो कम रखें, 4 या 5, नॉट मोर देन दैट। लेकिन अगर आपने बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, ज़रा सिंपल आइडिया को समझने के लिए इस ग्रुप को चूज़ किया है तो उसमें आप 8 से 10 मेंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उस मेंबर की साइकी को समझने के लिए, उस मेंबर की ओवरऑल बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है, तमाम के तमाम मेंबर्स की, उस ग्रुप की जो थीम्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको समझने के लिए। डन। उसके अलावा जो है, और ये बेसिकली फोकस ग्रुप जो होते हैं ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और ये बड़ा टाइम ले लेते हैं। ये हो सकता है कि आपने चंद दिनों का रखा हो या चंद सालों का भी फोकस ग्रुप होता है स्टडी करने के लिए। तो इस वजह से क्योंकि लोग कम होते हैं, हर एक पे गौर ज़्यादा करना होता है, टाइम ज़्यादातर लेता ही है, तो ये अक्सर औक़ात एक्सपेंसिव मोड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है। अगली टाइप है जी एथनोग्राफिक, जो मैंने पहले बताया किस तरह ग्रुप के अंदर आप बेसिकली ग्रुप को स्टडी करते हो इन द नेचुरल इन्वायरमेंट इन द मोस्ट इन डेप्थ मैनर, कि आप बिल्कुल उनके अंदर जो है घुस जाते हो, उनके एक फैक्टर को देखते हो और कभी कभी आप उस रिसर्च के अंदर उन पार्टिसिपेंट के साथ शामिल भी हो जाते हो। आप एक थर्ड पर्सन के तौर पे ऑब्जर्वर नहीं होते, कभी कभी आप खुद फर्स्ट पर्सन ऑब्जर्वर बन जाते हो विद इन द ग्रुप, यू बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप
you assimilate yourselves with them, and you develop a relationship with them, and over time you learn various aspect of that group. ठीक है, इससे मुराद ये कि ऑब्वियसली ये जो है ना रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पास्ट में जाके आप इस रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली यू कैन नॉट टाइम ट्रैवल। ओके, ये तब होगा जब आप प्रेजेंट में कोई चीज़ चल रही है और उसको फ्यूचर में आप लेके चलना चाहते हैं, तो फिर ये रिसर्च हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट गो बैक एंड स्टडी द रेनेसांस राइटर्स, और यू कैन नॉट गो बैक and study the Gothic writers because that is in the past, but you can still study the post-colonial emerging writers in Pakistan. You can spend time with them and you can ask them questions, you can interview them, and you can do various things to understand them. ठीक है, ये तब पॉसिबल है, वैसे नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आखिर में है रिकॉर्ड कीपिंग, बल्कि इसको कहेंगे हम रिकॉर्ड कीपिंग। सॉरी, रिकॉर्ड जो है वो एक वर्ब है और रिकॉर्ड जो है एक नाउन है। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग होगी कि जब आपने किसी भी डाटा की जो रिकॉर्ड है ओवर टाइम आपने इसको कीप करनी है। इससे मुराद क्या, क्वालिटेटिव इस तरह होगा कि ना सिर्फ आपने नंबर्स की बात नहीं करनी और भी बात करोगे जी आज जो है उसकी ड्रेसिंग इस तरह की थी, आज उसने इस तरह की बात की, आज ये बंदा जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहा, आज ये बंदा सैड है, आज इसकी डाइट इस तरह की है। ये वेरियस फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हमने बात कर ली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे। इसके अलावा एक और थर्ड बात है, और आप देखिए पास्ट पेपर्स गालिबन 2018 या 19 का पेपर था जिसके अंदर बात हुई थी मिक्स्ड रिसर्च मेथड की। वो मिक्स्ड रिसर्च मेथड क्या था उसका कंफ्यूज नहीं होना आपने, जो भी पेपर में आएगा तो उसमें आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पहलुओं में बात करते हुए बताना है कि ऐसी रिसर्च मेथडोलॉजी है कि हम सिर्फ जिसमें प्योरली ना क्वान्टिटेटिव होते हैं ना प्योरली क्वालिटेटिव होते हैं, हम दोनों को यूज़ करते हैं कंबाइंडली और दोनों को कंबाइन करके दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। हम स्टेटिस्टिकल डाटा भी उठाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च का और इन डेप्थ बिहेवियर की स्टडी जो उसको भी उठाते हैं और फिर दोनों को सिंथेसाइज करके एक नया जो है वो डाटा डेवलप करते हैं जो कि हमारी यूज़ होता है मिक्स्ड रिसर्च मेथडोलॉजी का। ठीक है, इसके और ही डिफरेंट नेम्स हैं, आपको नेट से मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हाफ क्वालिटेटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है मिक्स के अलावा एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, लेकिन ये नाम बड़े लेस कॉमन है। मिक्स्ड रिसर्च मेथडोलॉजी सबसे कॉमन नेम है। अच्छा जी, इसके अलावा बात कर लूँ कि चंद और जो मेरे टाइप्स थे, ये मेजर 3 टाइप्स है। बेसिकली तो पहले 2 टाइप्स थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। कभी कभी थर्ड ऐड होती है और थर्ड में होता है मिक्स, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के एलिमेंट्स शामिल हों और वो सिम्बायोसिस के थ्रू मिक्स होके एक नया डाटा डेवलप करें और फिर आप उसको यूज़ करें। इन 3 के अलावा और वेरियस फॉर्म्स हैं, उन पर मैं बता देता हूँ कौन कौन सी रिसर्च की टाइप्स हैं। एज सच ना आपकी वो यूज़ होंगी मतलब इस करंट मोड ऑफ स्टडी के अंदर, लेकिन पेपर में इनसे मुतल्लिक़ पूछा जा सकता है कि लेट्स सपोज व्हाट आर द अदर 3 या व्हाट आर द अदर टाइप्स अपार्ट फ्रॉम दीज 3 टाइप्स या व्हाट आर द 10 टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो उसमें फिर आप ये बातें लिख सकते हैं। एक होती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि आप ऐसा सर्च करते हैं जिसमें आपका पर्पज़ होता है कि आप जो है जो डाटा निकालें उसको अप्लाई कर सकें रियल लाइफ के अंदर। एक ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी होती है उसको आप अप्लाई करते हैं अपने सैम्पल्स के ऊपर, अपने जो आपके स्पेसिमेंस हैं रिसर्च के। उसके बाद है उसे हम कहते हैं जी वही आगे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वो तो होगी। उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी, जिसमें आपने क्या करना होता है, फोकस ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, लिटरेचर पे जो है वो रिसर्च करते हैं, पुराने लिटरेचर उठा के, ठीक है, उनको सर्वे करते हैं। ये सब है एक्सप्लेनेटरी, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज़ को, डिस्क्रिप्टिव टाइप हो जाते हैं कि आपने कोई चीज़ पकड़ी और उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, उस पर रिसर्च इस तरह की एक्सप्लेन करके ऐसा थीसिस लिखना है कि इसको एक्सप्लेन कर दें डिटेल से। इसके जवाब में फिर होती है डिस्क्रिप्ट 3 हो गई, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटिव। ठीक है, ये तीनों थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है लेकिन ऑलमोस्ट सेम। डिस्क्रिप्टिव में आप चीज़ों को देखो डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेनेटरी में आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो और एक्सप्लोरेटरी में आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो इन डेप्थ जाके। उसके बाद आ जाती है पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च। उसमें आपने ख़ास चीज़ के बारे में सिर्फ रिसर्च करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर काफ़ी गवर्नमेंट्स करवाती हैं या ऑर्गेनाइजेशन करवाती हैं एक सर्टन पहलू को सिर्फ समझने के लिए। उनकी पॉलिसी होती है कि वी हैव टू नो कि लेट्स सपोज अगर हम करंट एग्जांपल देखें तो NCOC जो है वो कोविड-19 के ऊपर जो रिसर्च कर रही है तो वो यही है, वो पॉलिसी ओरिएंटेड है। उनकी पॉलिसी होती है कि रोज़ फाइंड किया जाए कितने जो है मरीज़ आ रहे हैं, कितने सेहतयाब हो रहे हैं और कितने जो है बीमारी से जानबर ना होते हुए वफात पा रहे हैं।
उसके बाद जी क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशनल रिसर्च। उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ इसलिए सर्च करते हैं कि आप क्लासिफिकेशन कर सकें किसी भी चीज़ की, किसी फिनोमिनन की या किसी पार्ट की। जैसे एनिमल्स की कर दी, या टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की कर दी, या टाइप्स ऑफ पोइट्स की कर दी। डन। उसके बाद है कंपैरेटिव। उसमें आप दो कंपैरेटिव रिसर्च किया कि दो या तीन, दो से ज़्यादा को कंपेयर करते हो आपस में, ठीक है, फिनोमिनन्स में। फिर होती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, इसमें आप फैक्ट फाइंडिंग करते हो। आपको काम दिया होता है कि एक्शन रिसर्च में कि वी हैव टू नो कि मुझे बताया जाए कि कितने लोग जो हैं आजकल लेट्स सपोज पेप्सी पी रहे हो, कितने लोग जो है कोका कोला पी रहे हैं। ये लेट्स सपोज कोका कोला की कंपनी ने रिसर्च जो है वो करवाई, और उसमें क्या हुआ कि एक्शन है तो इसमें फैक्ट फाइंडिंग होगी। हर एक चीज़ का जो उनका गोल है वो फैक्ट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कॉजल रिसर्च, जिसमें आप कॉजेज फाइंड करने की कोशिश करते हो किसी फिनोमिनन की। फिर हो गए आपके थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च। उसमें आप कोई भी थ्योरी जो है, अगर हाइपोथेसिस के पास थ्योरी बन चुकी है, उसको टेस्ट करते हो क्या ये थ्योरी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। उसके लिए आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, सर्विस कंडक्ट करते हो एंड वेरियस अदर मेथड्स। अच्छा जी, उसके बाद है थ्योरी बिल्डिंग। कभी कभी आप थ्योरी बिल्ड करने के लिए रिसर्च करते हो कि मैंने ये रिसर्च उठाई है, इसमें देखा एक शख्स की, और मैंने ये रिसर्च उठाई इस शख्स की। इन दोनों को जो मैंने मिलाया तो मुझे पता चला कंपैरेटिव रिसर्च करने के बाद कि इनके दरमियान एक गैप है, ठीक है, और ये चीज़ मिसिंग कर रहे हैं। मैं उसके मुतालिक एक थ्योरी डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैंने फिर उससे मुतालिक रिसर्च की, वो थ्योरी डेवलपिंग रिसर्च। आखिर में दो बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड द मिक्स रिसर्च। वो कौन सी है? क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है? जो कि विद इन द सेम टाइम आप इसको लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च करनी है कि हाउ मैनी पीपल आर रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, ओके। क्रॉस सेक्शनल क्या होगी कि आपने देखा यूनिवर्सिटीज़ में लोग कितने पढ़ रहे हैं, कॉलेज में कितने लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में कितने लोग पढ़ रहे हैं, फिर घरों में लोग कितने पढ़ रहे हैं, ऑफिस में कितने लोग अखबार पढ़ रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शनल है कि एक टाइम के अंदर आपने मुख्तलिफ एरियाज़ को टच किया। या लेट्स सपोज लाहौर में कितने पढ़ रहे हैं, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, कराची में। ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। ऑन द अदर हैंड जो लॉन्गिट्यूडनल है ये होती है टाइम में। लॉन्गिट्यूडनल भी दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जिसमें आप पास्ट में जाते हो, आप पीछे की तरफ जाते हो कि जी आज इतने लोग एजुकेशन की तरफ माइल हैं, आज से 2 साल पहले इतने अवाम एजुकेशन की तरफ थी, उस 5 साल पहले इतने लोग थे, 10 साल पहले इतने थे, और आप 30 साल पीछे चले जाते हो। ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। ऑन द अदर हैंड जो है ऐसी रिसर्च लॉन्गिट्यूडनल जो फ्यूचर की तरफ जाती है, ठीक है, उसको हम लीनियर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट से लेके आप फ्यूचर की तरफ जाते हो कि जी आज हमने देखा कि इस साल 2020 के अंदर जो है लेट्स सपोज 2 लाख किताबें बिकी हैं लाहौर में, ठीक है, या 20 लाख किताबें बिकी हैं। 2021 में पता चला कि 23 लाख बिकी हैं, 2022 में जाके 25 लाख बिकी हैं। ऐसा हम कहते हैं ये रुझान बढ़ है, तो ये एक ग्राफ बन सकता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मेथडोलॉजी है। आखिरी बात करूंगा इसी टॉपिक के अंदर, वो है आपकी डिडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है, जिसको जो हम कहते हैं कि डिडक्टिव मेथड ऑफ फाइंडिंग स्टफ एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ फाइंडिंग स्टफ। ये क्या है? डिडक्शन तो बड़ी कॉमन है, अक्सर लोगों को पता है। इंडक्शन अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। डिडक्शन है हाइपोथेसिस से ऑब्जर्वेशन की तरफ जाना, और इंडक्टिव है हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस की तरफ जाना, उल्टा। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि डिडक्टिव का काम है कि आपने एक हाइपोथेसिस बनाया, आपने एक दावा किया। क्या दावा किया? कि जी ओवरऑल लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर दूध जो है वो जाली आ रहा है। ये आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया। फिर आपने क्या किया? ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। आपने एक हाइपोथेसिस दे दी, एक दावा किया, और उसमें एक्सपेरिमेंट्स की, और आखिरकार आपने एक अपना रिजल्ट निकाल दिया कि भाई जी इतने % जो है दूध जो है वो जाली आ रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडक्टिव रिसर्च मेथड क्या होगा? ये मेथड्स हैं रिसर्च के दोनों, ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। उसमें आप क्या करते हो, यानी वो टाइप्स थी, ये मेथड्स हैं कि किस तरह आपका थॉट पैटर्न चलता है। इंडक्टिव में होगा क्या कि आप पहले बात करोगे, आप पहले ऑब्जर्वेशन करोगे, आप देखोगे कि जी ये दूध भी जाली है, इस दुकान का दूध भी जाली है, इस शहर का दूध भी जाली है। फिर आप उसके ऊपर जो है क्या करना शुरू करोगे? पहले ऑब्जर्वेशन करोगे, फिर आपने इवेंचुअली एक हाइपोथेसिस बनाना है। क्योंकि मैं 10 दुकानों पर फिरा हूँ, मैं 10 दुकानों पर फिर के देखा है कि 10 में से
10 दुकानें ही जाली दूध बेच रही हैं, इसका मतलब है कि पूरे लाहौर में दूध जाली बिक रहा है, राइट। दैट इज़ इंडक्टिव मेथड। दोनों के फ़ायदे भी हैं, दोनों के नुकसानात भी हैं, वो आपको इन डेप्थ समझने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा इसको। मैं इनकी एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे डिडक्शन के अंदर आप देख लें, आपने कहा कि ऑल मैन आर मॉर्टल, तमाम इंसान को मौत आनी है, ठीक है। रोहान इज़ अ मैन, और रोहान एक आदमी है, ठीक है। सो रोहान विल डाई, इसका मतलब रोहान मरेगा। क्यों? क्योंकि तमाम इंसान जो हैं उन्होंने मरना है, और रोहान भी एक इंसान है, तो इवेंचुअली रोहान भी जो है वो मर जाएगा, वो भी मॉर्टल है, ठीक है। अगली बात, जब हम बात करें इंडक्टिव की, इंडक्टिव में मैं कहता हूँ कि मैंने हमज़ा से एक बैग ऑफ कॉइन्स लिया, ठीक है, और उसने मुझे कहा कि जी इसमें जो है तमाम सिक्के 10-10 रुपए के, कुछ सिक्के जो हैं रुपए के भी हैं, तो ये ले मैंने आपके पैसे वापस कर दिए। मैं बैग में से एक सिक्का निकालता हूँ, 1 रुपये का निकलता है, दूसरा निकालता हूँ 1 रुपये का निकलता है, तीसरा निकालता हूँ 1 रुपये का निकलता है। एवेंचुअली 10 के 10 सिक्के जो मैं निकालता हूँ वो 1-1 रुपये के निकलते हैं। तो मैं इंड्यूस करता हूँ इससे कि भाईजान इस बैग के अंदर तमाम सिक्के ही 1-1 रुपये के हैं, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन पहले हुई है और फिर उससे मैंने एक आइडिया डिड्यूस किया, इंड्यूस किया, सॉरी निकाला, ठीक है। डिडक्टिव में क्या होगा कि वो पहले देखेगा, ठीक है, और वो पहले एक आइडिया बना लेगा और उसके मुताबिक ऑब्जर्वेशन करेगा। इंडक्टिव और डिडक्टिव में यही बात समझने वाली है। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बात की। पहले हमने बात की कि रिसर्च क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन अगर आप देख लें। वैसे जो है सबसे सिंपल है कि रिसर्च इज़ द पर्पज ऑफ रिसर्च इज़ टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन और बाय यूजिंग अदर पीपल्स इंफॉर्मेशन टू एवेल्युएट इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। ये रिसर्च है, एक नए पर्सपेक्टिव से आप डाटा को यूज़ करते हो। हमने रिसर्च की डेफिनेशन में बात की, फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में बात की बड़ी डिटेल में, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फिर मिक्स्ड और बकाया जो टाइप्स थी। फिर हमने बात की फिनोमिनोलॉजी पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आप जरा डिटेल से देख लेना। फिर हमने बात की क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या थी। फिर हमने बात की डिडक्टिव और इंडक्टिव पे। आज का लेक्चर हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन में डाला है, इसके बाद जो जितने लेक्चर होंगे उसमें हम बाकी बातें करेंगे, ठीक है। इसको आप जो डिटेल से पढ़ें, इंशाल्लाह फिर आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।